बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हाँ, सब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनसे हाथ बांधकर ये अर्ज़ किया था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। अगर सियासी माहौल ख़राब रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कारोबारी माहौल नहीं बनेगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, लोग सियासी मामलात में उलझे रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन हाँ साहब को इलेक्शन जीतने का इतना जोम था कि उन्होंने आते ही हर चीज को तहस नहस कर दिया और उनके ख्याल में हर चीज ही खराब थी। बकौल शख्स से हाँ साहब चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर चीज को तबाह करना ज्यादा पसंद किया। सियासतदानों को तो छोड़ें, कारोबारी लोगों को डराया, सरमायाकार को खौफजदा किया, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेलों में डाल दिए और ब्यूरोक्रेसी जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है वो इनफेक्टिव हो गई, गैर फाल हो गई। रुपए को डिवैल्यू किया, इंपोर्ट बंद कर दी, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफान शुरू हुआ जो अब तक जारी है और बेरोजगारी तो इंतहा की फैली। जब सनतें बंद हो गई, सरमायाकार भाग गए तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। तो दो चार मोटे मोटे काम तो यही खास हमने कर दिए जिनकी वजह से सब कुछ तबाह हुआ नजर आता है। आज 2.5 साल बाद हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम की याद आ रही है और इसलिए आ रही है कि अपनी हुकूमत खतरे में पड़ गई है। यह ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब मुखालिफिन को फैंटी लगा रहे थे और आज भी उससे पीछे नहीं हटे। नैब से कुछ नहीं हो सका तो FIA और एंटी करप्शन को अपोजिशन के पीछे लगा दिया। जब हुकूमत ने सारा जोर सिर्फ ताकत दिखाने पर रखा तो मरता क्या ना करता, अपोजिशन भी ताकत दिखाने पर आ गई है। तो अब वो कहते हैं ना कि जब सर पे आन पड़ी है तो अब ये कह रहे जी कि एक कदम पीछे हट दे। अगर पहले ही ये बात सोच ली जाती कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए तो आज इतना जो नुकसान हुआ है अगर आप उसका हिसाब लगाएं। वो कहते हैं ना, आप कह रहे थे करप्शन हुई है और 200-400 अरब रुपया फला फला लूट के ले गए हैं। अगर हिसाब लगाएं कि 2-2.5 साल में जो करप्शन के मुकाबले में जो तबाही हुई है वो तो कई हजार अरब की बनती है, वो तो ना होती। हुक्मरान जमात ये कहती है कि वो डायलॉग पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं बताते कि डायलॉग करने पर यकीन रखते हैं या डायलॉग मारने पर यकीन रखते हैं। तो गुमान ये कि दूसरी बात ज्यादा सही है, डायलॉग मारने पर ज्यादा यकीन है। इतने डायलॉग तो सुल्तान आई मरहूम की फिल्मों में नहीं होते थे जितने डायलॉग खान साहब ने उनकी जमात ने मुतारफ करा दिए। घबराना नहीं, सुकून कब्र में होता है, NRO नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मुसलसल छोड़ते चले जा रहे हैं और यू टर्न लेने से ही बड़ा लीडर बनता है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, अंडे, मुर्गे और कट्टों से तकदीर बदल दूंगा और पंजाब नहीं जाऊंगी, माफ कीजिएगा IMF के पास नहीं जाएंगे। तो डायलॉग करने और डायलॉग मारना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर खान साहब डायलॉग मारने की बजाय डायलॉग करने पर फोकस करते तो अब तक सियासी माहौल को ठीक करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाल चुके होते। और हमारी तनकीद सिर्फ इस हद तक है कि बजाय बातें करने की अगर कुछ काम किया होता तो फिर आज ये हालात ना होते। तो डायलॉग बाजी करने वाले हकीकी मायनों में डायलॉग करते हुए नजर नहीं आते। आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि हुकूमत डायलॉग करना चाहती है और अपोजिशन कर नहीं रही। तो जहां तक हुकूमत यह दावा कर रही है कि उसे अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं और उन पर कोई घबराहट नहीं, तो ये उकदा भी खुल चुका है कि घबराहट में आदमी को खेलने के लिए कुछ मिले या ना मिले, वो कुत्तों के साथ खेलते हुए तस्वीरें बनवाकर यह जाहिर करता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं। यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। इरशाद भट्टी तजियाकार है, देखते हैं कि वो उस जलसे को कैसे एनालाइज करते हैं। वॉच दिस। बात यह है कि क्या इन लोगों को ऐसे आकर इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि
ये इन सारे जो पीडीएम प्लेटफॉर्म पे थे, यही सारे कल असेंबली में जब इमरान खान धरने में था, यही कह रहे थे कि ये हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने का वक्त होना चाहिए। जो सड़कों पर आए उनको हुकूमत गिराने की बात करे, उस पर बगावत के मुकदमे होने चाहिए। मुट्ठी भर अनासर साजिश कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। तो क्या अब इनको इमरान खान को जाके इस तरह बंदे जत्थे ले जाकर इमरान खान को हटा देना चाहिए? नहीं, 2 तरीके हैं इमरान खान को हटाने के, वो असेंबलियां तोड़ दें या तरीके। सर मेरा अगला सवाल है आपसे भट्टी साहब, लेकिन अगर ये देखें, वो आपने बात अपने हिसाब से सही कर दी, लेकिन अगर ये एडमेंट हो भी जाए, सलाहियत है पीडीएम में इमरान खान को मुस्ताफी कराने की? ये सवाल है। वो पहली बात तो आपकी आ गई। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। इमरान खान, मैं पहले दिन से मैं कन्विंस हूं कि इमरान खान की इसका सबसे बड़े हरीफ इमरान खान खुद है। हुकूमत की सबसे बड़ी हरीफ हुकूमत खुद है, उनकी गवर्नेंस, उनकी परफॉर्मेंस। अभी जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे थे और ये मेरे दोनों काबिल एहतराम एक दूसरे को शर्मनाक के वो गिरदान पड़ रहे थे, उस वक्त मुझे मैसेज आया कि खुदा के लिए कि हमारी बात करें, आटा 20 किलो थैले कितने का था? तो पीडीएम यही कह रही है महंगाई मार्च, मरियम नवाज ने आज कहा महंगाई मार्च की तैयारी कर रही हूं मैं। अभी आया टिकट चला है अभी। भट्टी साहब मैंने भी यही बात महंगाई के लिए नहीं निकले। शर्मनाक कहने वाले तो जो कहते हैं कि अपोजिशन अगर बाहर ना निकलती तो चीनी भी 20 रुपए सस्ती ना होती। महंगाई पिछले 2-2.5 साल से अपने बामे अरूज पर है, हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं, और जब एक चीज महंगी होती है तो फिर सस्ती होने का नाम नहीं लेती। तो अपोजिशन जब से बाहर निकली, उसके निकलने का एक फायदा तो ये हुआ है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। ये अलग बात है कि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिल गया तो वापस आकर उन्होंने चीनी की कीमत कुछ कम करा दी, मगर उससे पहले जो अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकलवा लिए गए थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अपोजिशन तो निकली उस वक्त है जब आम आदमी मुश्किलात के बायस चीख उठा। तो यह कहना दुरुस्त नहीं है कि अपोजिशन अवामी मसाइल पर बात नहीं कर रही। अपोजिशन ने अपने बयानी में हुकूमत को घर भेजने का एजेंडा जो शामिल किया है, उसका बुनियादी मौकफ यह है कि हुकूमत नुकसान में चल रही है, और जो कारोबार नुकसान में चल रहा हो वो जितनी देर चलता रहे वो नुकसान बढ़ाता रहता है। यानी ना ज़राए आमदन बढ़ रहे हैं, ना हमारी कर्जों से जान छूट रही है, और हालत यह है कि एक से कर्ज लेते हैं और दूसरे को कर्ज अदा करते हैं, तो खुद की इकोनॉमी में इतना दम है नहीं। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हुकूमतों की कारकर्दगी को गेज किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। हुकूमतें जब गलतियां करती है तो ही मुखालिफिन को मौके मिलते हैं। अगर हुकूमतें गलतियां ना करें, ठीक काम करें, तो फिर तहरीकें नहीं चलती। फिर तरीकों की बजाय किसी और तरीके से हुकूमतों को घर भेजने की कोशिश की जाती है, वो भी तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कल जब लाहौर में जलसा हो रहा था तो वज़ीर आज़म खान साहब भी खासे मसरूफ थे, तो सवाल पूछे जा रहे हैं वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब से। पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर तबसरा तजिया करते हैं। में उन्होंने पाकिस्तान की आजाद बलूचिस्तान की बात उसे काउंटर करेंगे शेख साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में? नहीं, मतलब देखिए बात ये है कि आप की जरा थोड़ी सी बताएं ना, जिम्मेदारियां क्या क्यों ला रही हैं? नहीं सर, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसमें आपने इससे पहले तब्दीली कर ली है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं, जस्टिफिकेशन कोई पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। पीडीएम का एक जो है वो तो हमने शुरू दिन से कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये इकट्ठे होंगे और अपनी मफादात, जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब आपने देख लिया है कि चाहे वो लाहौर का, पेशावर का जलसा हो, मुल्तान का हो, क्वेटा का हो, किधर का भी हो, ये वो जलसा है जिसको कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत को गिराएंगे। ये वो जलसे हैं जो कि आप समझते हैं गिराएंगे नहीं, आपको टफ टाइम देंगे। नहीं, टफ टाइम क्या दिया उन्होंने? देखिए, मैं आप कह रही है ना, देखिए लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, पे जाती नहीं जाती है, डिपेंड करता है, मॉरल स्ट्रेंथ है। देखिए हमारी तरफ एक तरफ है जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो कि ऑनेस्ट लोग हैं और वो इस मुल्क को एक मुस्तकबिल की तरफ, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ। दूसरी तरफ पीडीएम है जो कि नवाज शरीफ जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके नीचे सारे एक्चुअल डिफेक्टो जो है ना, तो वो नवाज शरीफ है। मौलाना फजल रहमान को तो उन्होंने वैसे ही जिसे कहते हैं 12वें खिलाड़ी के तौर पे उनको किया, ना उनका वो पार्लियामेंट में है और ना उनका कोई ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन ये वो फोर्सेस हैं जो कि तारीख सयाह फोर्सेस हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को
पीछे लेके गए हैं और इस मुल्क में जो लूटमार की है उसकी सरबराही कर रहे हैं नवाज शरीफ। कोई प्रेशर हुकूमत प्रेशर हम पे बिल्कुल नहीं है, इसीलिए खान साहब आज रिलैक्स कर रहे थे, उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की कि मैं एवरीबॉडी इन द कैबिनेट वाज ज्यादा तो नहीं रिलैक्स करे, कोई बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हमें जी बहुत ज्यादा तो नहीं रिलैक्स कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं। देखें, हम जो हैं बिल्कुल ये करते रहें, ये जलसा खेलते रहें। और आज आपने देख लिया, आज इन्होंने कहा है कि जी हम इस्लामाबाद आएंगे। भाई लाहौर में ही लाहौर वाले इनके पास नहीं गए तो इस्लामाबाद क्या आएंगे भाई? यानी आप खुद बता दें ना कि एक अपने शहर में के लोग तो नहीं ला सके ये तो ये गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते। कल अवाम सड़कों पर थे और हुक्मरान कुत्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ थे। कोई बच्चों को लेकर मारगुला घूम रहा था और कोई कई सैर सपाटे कर रहा था। तो जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, खुद वज़ीर आज़म साहब रोज अवाम को बताते हैं कि हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और इन हालात में इस तरह की तस्वीर जो कि हमने देखी, जिसमें खास साहब अपने कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, वो तस्वीर जले पर नमक चढ़ने के मुताबिक नहीं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, महंगाई है, लोगों के पास खाने को नवाला नहीं है। और इस तरह की तस्वीरें जिसमें लगता है कि हुक्मरान बहुत अय्याशी कर रहे हैं। यानी कल लोग सड़कों पर निकले हुए थे, लाहौर के अवाम थे, पाकिस्तान के अवाम थे, और खास साहब सबके वज़ीर आज़म है, और खास साहब कुत्तों के साथ खेलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। बेशक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हें अपोजिशन के जलसे की कोई परवाह नहीं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि अवाम के इस्तराब और बेचैनी से वज़ीर आज़म का कोई लेना देना नहीं। अब इन तस्वीरों को देखकर माजी के कई वाकयात और कई हुक्मरानों की याद आ जाती है। सुकूत पाकिस्तान में जब हो रहा था तो उस वक्त याहिया खान भी इसी तरह बहुत कॉन्फिडेंस नजर आते थे। तो सदर और वज़ीर आज़म कल इसी तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे जैसे वो किसी और मुल्क के हुक्मरान हैं या फिर हम किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं। दोस्तों के पास हमेशा कोई ना कोई खबर होती है या फिर खबर बनाई जाती है। देखते हैं कि खबर है या खबर कहीं से बनाई गई है। वॉच दिस। कर रहा हूँ अपने नाजरीन से भी, आपके पास भी यकीनन मौजूद है, तो चैलेंज भी है कि अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो चैलेंज कर दे। सर, आज इन दोनों की मुलाकात में ये तय पाया है कि हम इस्तीफ़े वगैरह नहीं देंगे। सेनेट का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से मिलकर लड़ेंगे और सेनेट के इलेक्शन तक इस्तीफ़ों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और अगर सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने ये इस्तीफ़े खेलना शुरू कर दिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम सेनेट में जो नशिस्तें मिलनी हैं वो नशिस्तें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। और बिलावल भुट्टो जो कि आज गए थे जेल में मिलने के लिए, पहली बात तो यह है कि अक्लमंदों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है कि जनाब कितनी जल्दी फैसिलिटेट किया है। ज़रा थोड़ा सा खुद सोचें कि बिलावल भुट्टो की एप्लीकेशन फिल फॉर 24 घंटे के अंदर अंदर एंटरटेन हुई और मुलाकात भी हो। अक्लमंदों के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन बेवकूफ़ों की कोई लिमिट नहीं होती। वो अपने अलावा सबको बेवकूफ़ समझते हैं और वो समझते हैं कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ की वालदा का जब लंदन में इंतकाल हुआ था और शहबाज शरीफ की पेरोल पे रिहाई हुई थी तो बिलावल भुट्टो उस वक्त कोरोना से सफ़र कर रहे थे, वो आइसोलेशन में थे। जब वो सेहतमंद हुए तो शहबाज शरीफ दोबारा अंदर जा चुके थे, जेल में जा चुके थे। तो बुनियादी तौर पर वो शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल की ताज़ियत के लिए किए गए थे। तो ये एज्यूम कर लिया गया, तसव्वुर कर लिया गया या क्रिएट कर लिया गया कि वहां ये बात हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज बिलावल भुट्टो ने वो जो अभी कह रहे थे ना कि चैलेंज है, हमारा चैलेंज है, उनका चैलेंज कबूल करके दोबारा ये ऐलान किया है कि वो बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। जाहिर है इससे मुराद सिंध हुकूमत है और पीडीएम सेनेट इलेक्शन से पहले ही अपना फाइनल कार्ड खेल देगी। अब जो बेचारे लाहौर जलसे के दौरान ही शोर मचा रहे थे कि शुरा की तादाद 4000 नहीं, 5000 नहीं, से ज्यादा नहीं है, बस 2-4 लोग हैं और आगे भी नहीं होंगे। और फिर उनका कच्चा चिट्टा किसने खोला? बीबीसी ने, अल जजीरा ने और कुछ हमारे जैसे 2-4 लोगों ने। तो जो जलसे के शुरा की असल तादाद बताने पर तैयार नहीं थे, वो कब ये मानेंगे कि अपोजिशन इस्तीफे देने का फैसला कर चुकी है?
वो तो यही तासुर देंगे कि सत्ता ही खैरा ने, कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का वर्जन लेते हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। लॉन्ग मार्च को, इनकी स्ट्राइक्स को रोकने की कोशिश की तो तसादम हो जाएगा, इस्लामाबाद आने दिया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे इस मामले को डील करेंगे, क्या सोचा है हुकूमत ने? पहली बात तो शाहजेब ये है कि लॉन्ग मार्च पे भी अभी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, हिचकिचाहट है। आज भी देखें क्या फैसला हुआ। जो लाहौर में नशिस्त हुई उस पर तय क्या हुआ? तय यह हुआ कि पहली फरवरी को इजलास होगा, मुशावरत होगी और हम लॉन्ग मार्च की डेट देंगे। आज है 15 दिसंबर, पहली फरवरी। आप जरा फासला देखिए और आप इनकी संजीदगी देखिए। नंबर 1 फैसला है कि इस्तीफे देंगे। किसको देंगे? क़यादत को। भाई अगर आप इस्तीफों में संजीदा हैं तो 31 दिसंबर को ये इस्तीफे आप स्पीकर को भिजवाइए, क़यादत को ना भिजवाइए, स्पीकर को अपने हाथ से लिख के स्पीकर को भिजवाइए, तो उससे संजीदगी जाहिर हो जाएगी अगर आप संजीदा हैं। और अगर आप प्रेशर टैक्टिक के तौर पर वक्त गेन करने के लिए इस्तीफे का एक कहते हैं वो एक डरावा दिखाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। इसी तरह लॉन्ग मार्च है, भाई अगर आपने करना है तो आपको एक मुहावरा तो सुना होगा कि जो कुछ करना है शेयर नहीं करना है। तो हुक्मरान जमात का हाल यही है कि जो कुछ करना है वो तो अपोजिशन ने करना है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। सवाल ये पूछा गया कि अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करेगी तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, तो जवाब ये कि अभी तो लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ। सवाल ये कि अपोजिशन अगर रिजाइन कर देती है तो हुकूमत क्या करेगी, तो जवाब ये कि अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, हमें बस डराया जा रहा है। तो लगता ही हो कि हुकूमत हिकमत अमली बस इतनी सी है कि अपोजिशन जो कह रही है उस पर अमल करे, और हुकूमत तब हरकत में आएगी, तब कुछ हिलजुल करेगी जब अपोजिशन इस्लामाबाद में आकर धरना दे बैठेगी। तो हुकूमत का हाल वही होगा कि वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, यानी बारात सर पर आन पहुंची है और अब लड़की के कान छिदवाने का सोचा जा रहा है। तो हुकूमत इस इंतजार में है कि अपोजिशन जो कह रही है उस पर जल्द से जल्द अमल करे। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है, मुझे तो लगता है इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग खुद ये चाहते हैं कि जो कल होना है वो आज हो जाए और जान छूटे, या फिर इन्हें सूरत हाल का इदराक नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी अहम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि अगर हुकूमत खुद को बचाने के लिए सियासी चालें चलने पर आ गई है तो समझ ले कि गल वध गई है, हुकूमत दस दी नहीं पई। मजबूत हुकूमतें खुद को बचाने के लिए चालें नहीं चला करती। हुकूमत अपने हर एक्शन से ये बात साबित करती जा रही है कि वो अपोजिशन से बचने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन हावी होती जा रही है, यानी अपोजिशन अटैक कर रही है और खास अब इस वक्त दिफाई पोजिशन पर चले गए हैं। अपोजिशन जारखाना अंदाज इख्तियार कर रही है और हुकूमत खुद को बचाने के लिए जदोजहद कर रही है और उस खेल को अपने हाथ में वापस लाने की कोशिश कर रही है जो खेल बज़ाहिर हाथ से निकल चुका है। यह दुरुस्त है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, पासा पलट सकता है, लेकिन लाहौर जलसे ने हुकूमत को बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया और कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन के बारे में सियासी मुबस्सरीन माहिरीन सब इस बात पर इत्तफाक राय रखते हैं कि यह हुकूमत की एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक सियासी चाल हो सकती है। तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि जो हुकूमतें मजबूत हो उन्हें सियासी चालें चलने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से हुकूमतें करती है। अपोजिशन या सियासी मुखालफिन की बातों पर कान नहीं धरती। तो सियासी मुबस्सरीन और गैर जानबर हल्के ये समझते हैं कि कबल अज वक्त सेनेट इलेक्शन का ऐलान सियासी चाल के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत ने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है
और हुकूमत को ये बात बहुत सूट करती है कि सियासी तौर पर हालात खराब रहे, लोगों की सारी तवज्जो सियासत पर रहे, ताकि लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी का मातम ना करें, मईशत पर कोई सवाल ना उठाएं, हसास मामला से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके, कश्मीर पर कोई बात ना करे, सी पैक बंद हो गया है उस पर कोई सवाल न उठाया जाए और तेजी से उभरती मईशत का बट्टा बिठा दिया गया है, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है, तो इन सब चीजों पर कोई सवाल न उठाए जाए। चीनी पेट्रोलियम सेक्टर, एलएनजी, पावर प्रोड्यूसर और सीमेंट के शोबों में जहां जहां भी लूटमार हो रही है, अरबों रुपए के डाके पड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, तो उन पर कोई बात न करे। तो इस वक्त मुल्क माशी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार है और खारजा पॉलिसी बहुत बुरी हालत में है। खारजा पॉलिसी ज़बू हाली का शिकार नजर आती है। सऊदी अरब से हमारे तल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और सऊदी अरब का कर्ज वापस करने के लिए हमें चीन से कमर्शियल बुनियादों पर कर्ज लेना पड़ा है। तो आज बड़ी डींगे मारी जा रही हैं कि हमने $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया सऊदी अरब का, तो ये $2 अरब का कर्ज भी किसी से कमर्शियल बुनियादों पर उधार लेकर वापस किया गया है। तो मुल्क इस वक्त अरबों डॉलर के कर्ज की दलदल में धंसता जा रहा है। $100 अरब का कर्जा हो और उसमें से $2 अरब का कर्जा दे दे तो उसके बाद भी कई बहुत बड़ा कर्जा बाकी रहता है। दूसरी बड़ी मुश्किल सूरत हाल जो अवाम के लिए है वो महंगाई है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, उस पर कोई तवज्जो नहीं और हुकूमत सेनेट इलेक्शन का शोषण छोड़कर मजे लूट रही है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो अब माने कोई या ना माने, मगर लगता यूं है कि सारा जोर सियासी चालों और सारा ध्यान इस बात पर है कि कहीं गलती से भी मुल्क तरक्की की राह पर ना लग जाए, कोई नया बुरहान पैदा किया जाए ताकि लोग चैन और सुकून की सांस न ले सके। तो ये भी हुकूमत करने का एक डॉक्ट्राइन लगता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद एतराफ किया कि जब अपोजिशन जलसे कर रही थी तो रावी चैन ही चैन लिख रहा था। करवाएंगे, लेकिन जो दूसरी चीज है, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक चीज कही है कि सारी बातें कर रहे हैं, मेरे से एनआरओ ना मांगे और फिर ये ऊपर से मुनाफिकत करते हैं कि जी हमने मांगा कब नहीं। स्ट्रेटजी इनकी है, कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे कभी मैंने तो उनको मुल्तान में भी इनको कहा था कि इनको ऑन करने दो जो करना चाहते हैं। हमें सिर्फ देखिए लोगों की जान और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर इनके जलसे ये अगर 10 जलसे भी करें ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा इन सारे 10 से क्यों होगा? क्योंकि मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम के फायदे के लिए जलसा। मैं जलसा करता हूं जब पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो या मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हो। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी, मेरे से ये लिख लें। कभी कौम लोगों के वो बाहर डाकू सारे बाहर बैठ गए जाके वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लोग बेवकूफ़ हैं। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ यूं लगता है कि अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन वाली सियासी चाल को बाय कर लिया है और अब सेनेट के इलेक्शन के आईनी गैर आईनी होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सेनेट का इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, शो ऑफ हैंड हो सकती है, नहीं हो सकती, और अगर सेनेट का इलेक्शन होगा तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी, अपोजिशन उस पर एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी। मरियम नवाज ने आज लाहौर में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो भी देखते हैं। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा। उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब हैं, या फिर आपने आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीका कार है इंतखाब का वो भी आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आइन ये कहता है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम की जरूरत है, उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते। तो जब अपोजिशन ये समझती है कि उनकी तहरीक या इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, सेनेट इलेक्शन होंगे नहीं, तो फिर सेनेट के इलेक्शन पर सवाल उठाने की जरूरत क्या है? ये जो अपोजिशन की एक्टिविटी है, अपोजिशन खुद ही अपनी एक्टिविटी की तवज्जो हुकूमत की तरफ से दी गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मैच कर रही है। टेक्निकल तौर पर सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता, सेनेट में सिंगल वोट नहीं होता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में होता है या स्पीकर के इलेक्शन में होता है या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होता है। 4 या 5 चॉइसेस देना पड़ती है, किसी के 4 वोट होते हैं, किसी के 4.5 वोट होते हैं, तो ये मुश्किल इलेक्शन है, कई मेंबरान को मिलाकर 1 वोट भी बनता है। तो हुकूमत ने लगता यूं है कि अपोजिशन की टाइमलाइन को उड़ाने के लिए सेनेट इलेक्शन की सियासी चाल चली है। तो मेरी इस बात को भी अंडोज कर रहे हैं इरशाद भट्टी, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो मैडम शेख, ये मुझे लगता है कि ये एक सियासी चाल है, एक अपोजिशन को कंफ्यूज करने की एक कोशिश है। अपोजिशन जो लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों के हवाले से अभी तक मुत्तफिक नहीं है, उसे एक और मुश्किल में डालने की कोशिश है। और अचानक ये ऐसे ही है मैडम शेख के जैसे आपका इम्तिहान 3 महीने बाद हो और अचानक कह दिया जाए कि 2 महीने बाद है, तो वो सूरत हाल है। और जैसे कबूतरों के डरबे में बिल्ली छोड़ दी जाए तो जो सूरत हाल होती है वो वाली सूरत हाल है। अब बात ये मैडम शेख के असल में बात यह है कि ये अभी हुकूमत नहीं फैसला करे, हुकूमत जाएगी। अगर हुकूमत ने आज या कल के इजलास में फैसले पे पहुंच गई तो ये इलेक्शन कमीशन में जाएगी और इलेक्शन कमीशन फिर आगे डिसाइड करेगा कि ये 1 महीना पहले करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। और दूसरी बात मैडम शेख के फर्ज कर लें ये फैसला हो जाता है फरवरी में इलेक्शन का, तो इसमें अपोजिशन को क्या तंगी क्या है, तकलीफ क्या है, बुखलाहट क्या है? अपोजिशन ने 2 काम करने हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले एक लॉन्ग मार्च और धरना और दूसरे इस्तीफा। और अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास अंबार लगे पड़े हैं इस्तीफे के, घर में जगह नहीं बची, हमारे घरों में इतने इस्तीफे आ गए हैं। और 1947 से अब तक के जितने फौत हो गए लोग, उन्होंने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए। तो वो और लॉन्ग मार्च भी तैयार हैं, तो आए लॉन्ग मार्च करें और 1 महीना पहले इस्तीफे दे के घर चले जाएं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जैसे कहा कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना हमारा आईनी हक है, तो पहले तोड़ लें बाद में तोड़ने की बजाय। तो ये एक सियासी चाल लगती है मुझे हुकूमत की, और एक अच्छी चाल लगती है हुकूमत की कि जैसे सियासत बराए सियासत आपको हुकूमत के हमायती भी समझ रहे कि हुकूमत सियासी चालें चल रही है और सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने की बात महज सियासी चाल है। दूसरी तरफ यह भी इसरार किया जा रहा है कि अल्लाह का वास्ता हुकूमत की चाल में फंस जाओ और जनवरी में इस्लामाबाद आकर बैठ जाओ ताकि सर्दी से लोगों की कुल्फियां जम जाएं और धरना देने वालों का अपना धड़न तख्ता हो जाए। तो हुक्मरान जमात को वैसे भी अवाम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाने की आदत है, तो ट्रक की एक और बत्ती जलाकर ये अज्यूम कर लिया गया है, ये तस्वुर कर लिया गया है कि अवाम उसके पीछे लग जाएंगे और सारी तवज्जो सेनेट इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। हालांकि ये 2 महीने हुकूमत के पास एक बड़ी अच्छी मोहलत है कि 2-4 अच्छे काम कर दें ताकि अवाम के गिले शिकवे अगर दूर नहीं हो सकते तो कुछ कम हो जाए। इस मोहलत का फायदा उठाकर महंगाई कम कर दें, 2-4 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। लेकिन लगता यूं है कि हुक्मरान जमात गलती से भी कोई एक ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे आवाम का भला हो सके। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।